हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और इस साल यूपीपीएससी 2021 में मैंने 36 रैंक हासिल की है और मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। और आज दिल्ली नॉलेज टैग के माध्यम से मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपना एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने अपना बीटेक है जो एनआईटी हमीरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है 2016 में। उसके बाद मैंने एक एल्स्टॉम फ्रांस की एमएनसी है, उसमें मैंने 5 साल जॉब किया है। एंड उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जून में अपनी जॉब छोड़ने के बाद यूपीएससी की फुल टाइम डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने का और यूपीपीएससी का प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी एक डिसीजन कैसे लें, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको क्या कब ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो जॉब छोड़कर प्रिपरेशन कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं अपने बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है। और ऑलरेडी मैंने जॉब के साथ ही 2018 में सेल्फ स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने जॉब करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं एक बैकअप प्लान चाहता था और एट द सेम टाइम आई वांटेड टू हैव द एक्सपीरियंस, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आगे इंटरव्यू में भी मुझे हेल्प करेगा। और 2018 में मैंने जॉब छोड़ने से पहले मैंने एक बार पहले सीएससी का प्री दिया सो दैट मुझे एग्ज़ाम की समझ हो जाए। उसके बाद मैंने जॉब के साथ ही 2019 यूपीएससी सीएससी का मैंने मेंस लिखा। उसके बाद मैंने 2020 में भी यूपीएससी सीएससी का मेंस लिखा। एंड उसके बाद लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे थोड़ा जॉब छोड़ के फुल टाइम डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉब छोड़ते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप जॉब छोड़कर प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर कोई प्रोफेशनल है जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो उस केस में उनको ये सोच लेना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आगे की 2-3 साल के बारे में, और जो भी वो प्लान कर रहे हैं उनके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट कि बीच में जब वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें तो उनको किसी तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस ना मिले। दूसरी चीज़ ये है कि इस जर्नी में हमें एक चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटजी है और जो हम प्लानिंग करके आ रहे हैं वो कितना टाइम ड्यूरेशन हम देने वाले हैं इस पर्टिकुलर जर्नी में। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जॉब छोड़ के आते हैं बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी दे गेट लॉस्ट इन द एग्जामिनेशन एंड द प्रोसेस इटसेल्फ। सो मेरा जॉब के साथ अटेम्प्ट देने के पीछे जो एक रीज़न ये भी था कि मैं पहले एग्ज़ाम्स को समझना चाहता था, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि जब मैंने जॉब के साथ मेंस दिया तो मुझे पता चला कि जो एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो था टाइम, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई थी कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, प्रीलिम्स में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, बट द मेन इशू वॉज रिलेटेड टू टाइम। सो मेरे लिए टाइम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज़ द रीज़न आई लेफ्ट जॉब। बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लियर। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप एकदम क्लियर हो जाए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। एक बार आप जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ने के बाद आपको स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसके पहले ही आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रेटजी होना चाहिए। बिकॉज आप एक फाइनेंशियल सिक्योर स्टेबल जॉब छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं या यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, जहाँ पर चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी वेरी लेस, इट इज़ अराउंड 0.01%. So considering these factors, you have to have a very good clear strategy and the things which you are going to focus once you are leaving the job. इसके अलावा मैं एक ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। बहुत सारे टॉपर्स इस बारे में बात करते हैं बिकॉज ये जर्नी है वो थोड़ी लंबी है। एग्ज़ाम जो है खुद ही 1 साल का प्रोसेस है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो आपको पहले से मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। बिकॉज आपको प्री देना है, मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, तो ये एग्ज़ाम ही 1 साल का प्रोसेस है। और अगर आप जॉब करने के बाद प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपको 1 साल की प्रिपरेशन का भी टाइम लगेगा। सो इन एंड अगर देखा जाए तो टोटल ये आपकी 2 साल की जर्नी हो जाएगी अगर आप जॉब छोड़ने के तुरंत बाद प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, पूरे जर्नी के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको खुद का आप सेल्फ अवेयर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है,
आपकी वीकनेस क्या है, एंड जो हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पहले ही कर लेना है। जॉब छोड़ने से पहले ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्सनालिटी क्या है, आप किस टाइप के व्यक्तित्व वाले पर्सन हैं। तो ये चीज़ें आपको बाद में काफ़ी हेल्प करेंगी। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके पास एक फैमिली का सपोर्ट हो, आपके पास अपना फ्रेंड हो उनका सपोर्ट हो, जो इस जर्नी को आपकी काफ़ी आसान बना देंगे। जब भी आपको कभी ऐसा लो फील होगा तो जो ये चीज़ें हैं, जो आपके ये सपोर्ट के पिलर्स हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप जॉब छोड़ रहे हैं तो और प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं तो आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच क्लियर, वेरी क्लियर अबाउट वाई यू वांट टू कम टू द सिविल सर्विसेज। सो जैसे कि मैं जॉब के साथ था तो आई फाउंड देयर कि आई in the job I can do very limited amount of contribution to the society. So that is the reason I started preparing with the job itself, and later on when I understood the process of the examination, I took a break and then I succeeded in this UPPSC examination. So that is the thing which I want to highlight. Have a clarity of thought and have very clear like why you want to have this particular civil services. This will also act as a motivation for you when you are in this journey. उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक क्लियर टाइमलाइन के साथ हैं। जैसे कि मेरे केस में मुझे पता था कि मेरे पास 5 साल का मैंने जॉब किया हुआ है। आई हैड अ वेरी गुड बैकअप प्लान, जो कि मुझे लगता था कि लाइफ में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो मैंने ये सोच रखा था कि अगर मान लीजिए अगर सारा कुछ देने के बाद, अपना 100% देने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो ऑलरेडी आई हैव अ बैकअप प्लान। तो वो समवेयर इट ऑल्सो हेल्प मी टू गिव माई 100%, बिकॉज मेरे पास कोई लाइक आई हैड अ बैकअप प्लान। तो आई हैड अ क्लैरिटी कि हाँ ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता फिर भी हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि लोग प्रिपरेशन में आ जाते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बैकअप प्लान, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हैव अ बैकअप प्लान। ओके, पैरेलली अगर कुछ वो कोर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, विच कैन हैव सम काइंड ऑफ बैकअप इन द फ्यूचर। एंड जैसे कि इस मेरी जर्नी में मेरे जो सीनियर हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, और जो कुछ मेरे जूनियर्स भी हैं वो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। सो दे हैव ऑल्सो हेल्प मी इन काइंड ऑफ गिविंग द बिकमिंग द मेंटर whenever it was required. They gave me the guidance like whenever I was having some kind of doubt. So have that kind of circle also. Get into contact with those people who have already cleared the examination, and this thing can also be done when you are thinking about leaving the job. तो आप उस समय भी 2-4 सक्सेसफुल लोगों से बात कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी जो क्लैरिटी है और जो आपका डिसीजन लेना है कि जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें आपको ये क्लैरिटी आपको फर्दर हेल्प करेगी। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे UPPSC है, मैंने उसका भी 1-2 बार एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन मैं उसको फुल एफर्ट के साथ नहीं दे पाया था। लेकिन उसका देने का मेन रीज़न ये था कि मैं इस एग्ज़ाम के नेचर को समझना चाह रहा था, और मुझे ओवरऑल ये समझ में आ गया था कि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है वो टोटली अलग है UPSC से। UPSC में काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और UPPSC में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेटेड, आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, आई ऑल्सो डिवोटेड टाइम फॉर द UPPSC आफ्टर गिविंग माय UPSC प्रीलिम्स इन अक्टूबर 2021, जो कि उसके बाद मेरे पास 2 वीक का टाइम था, जिसमें मैंने अपना UPPSC का पूरा प्रीलिम्स का किया, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया एक अच्छे कट ऑफ से। एंड ये भी एक चीज़ रहेगी कि आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, आपको एग्ज़ाम के नेचर को भी समझना है। उसके लिए जो सबसे आसान काम है वो एक आप कर सकते हैं, आप सिलेबस के थ्रू जाइए। आप सिलेबस को देख सकते हैं, आप PYQ को देख सकते हैं, आप इतने सारे टॉपर्स हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने जॉब के साथ भी क्लियर किया है, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ के भी क्लियर किया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग किसी ऐसे टॉपर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी जर्नी आपकी जर्नी से थोड़ी मिलती जुलती हो, तो आपका जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। एंड एक और चीज़ है कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो उसके छोड़ने का जब आप डिसीजन लें तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है। ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करेगा। जैसे कि मेरे केस में मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरा कंटेंट ऑलरेडी रेडी है। जहाँ मेरे चैलेंजेस आ रहे थे वो थे कि मैं आंसर राइटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग द जॉब, एंड मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी मैं नहीं बना पाया था, तो एक नोट्स का भी मेरे पास इशू था, और मैं पढ़ तो रहा था बट रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा था। दिस थिंग्स वर रिलेटेड टू द टाइम कंस्ट्रेंट।
सो आई हैड अ वेरी क्लियर कट थिंग्स रेडी इन माई माइंड कि अगर जॉब छोड़नी है तो उसके बाद मेरा क्या स्टडी होगा, मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो आपको एक जो आपका पैरामीटर होगा डिसीजन मेकिंग का आपके, उसमें आपको अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को खुद ही एसेस करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक स्ट्रेटजी होगी, और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना है या आपको किसी कोचिंग की हेल्प लेनी है। तो इसके बेसिस पे आप अपनी पर्सनल कॉल को ले सकते हैं और उसके आगे अपनी फर्दर एक स्टडी डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज वर द थिंग्स विच आई वुड सजेस्ट एनीवन हु इज planning to leave the job and trying to pursue the civil services as a career. So if you go through these particular points, whatever we have discussed, so I think you will have a very good strategy which will help you clear the examination in the very first or second go, I would say. तो ये होगी मेरी जर्नी के बारे में और मैंने कैसे डिसीजन लिया। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आफ्टर जैसे जॉब छोड़ने के बाद मेरा फोकस किन किन चीज़ों पे रहा, जिससे कि मुझे UPPSC 2021 में सक्सेस मिली। तो वन ऑफ द थिंग वॉज जैसे कि नोट्स मेकिंग। मैंने नोट्स काफ़ी बनाए अपने, जो भी वो सिलेबस के जो भी पॉइंट्स थे, मैं ऑलरेडी उन चीज़ों को पढ़ चुका था, लेकिन मेरे पास कभी टाइम्स नहीं था तो उसके लिए मैं नोट्स नहीं बना पाया था। तो मैंने सारे नोट्स बनाने स्टार्ट किए अपने सिलेबस के जो भी हेडिंग्स थे उसमें एक एक दो पेज के नोट्स बनाए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी, मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की। मैंने आंसर राइटिंग, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल गया था कि एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ आर्ट विच वी नीड टू लर्न थ्रू द प्रैक्टिस। सो आंसर राइटिंग पे मैंने काफ़ी फोकस किया। मैंने फिर रिवीजन पे काफ़ी फोकस किया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि मैं पढ़ तो रहा था बट रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इस बार रिवीजन पे भी काफ़ी फोकस किया गया। चौथी चीज़ जो मैंने फोकस की वो था वैल्यू एडिशन पार्ट। वैल्यू एडिशन के लिए आप डेटा, फैक्ट्स, कमेटी एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर से कुछ भी, जो आपको न्यूज़पेपर में आपको काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाएंगे, कमेटीज़ के नाम मिल जाएंगे, तो उसको जब आप अपने आंसर्स में कोट करते हैं, सो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा 0.5 और 1 मार्क्स। लाइक SDG हो गया, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, एंड देयर आर वेरियस कमिटीज़ एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पेपर्स वी हैव, सो दैट कैन बी डन। एंड also I try to implement the learning from my past mistakes which I learned through the process when I gave my 2019 mains of civil services examination 2019 and 2020, and also I focus on the previous year question papers. So previous year question papers are very important, and UPPSC का जब मैं मेंस दे रहा था तो मैंने सारे पिछले 5 साल के एटलीस्ट मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा था। मैंने उसकी अच्छे से एनालिसिस भी की थी कि मतलब कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उसकी वजह से मैं एक बहुत ही अलाइन प्रिपरेशन कर पाया, जिससे कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो गई। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो जैसा कि हमने PYQ के बारे में डिस्कस किया, तो जॉब छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें थी जिस पे मैंने फोकस किया, एंड दिस हेल्प मी इन गेटिंग द रैंक विच आई वांटेड एंड द पोस्ट विच आई वांटेड एज अ डिप्टी कलेक्टर इन द UPPSC 2021। एंड इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि लोगों को अवॉइड करनी चाहिए अपनी इस जर्नी में, जैसे कि बस पढ़ने पे फोकस करना और नोट्स ना बनाना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट नोट्स ना होना, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं है और शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप उसको आपके रिवीजन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एंड स्पेशली अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप जस्ट एग्जामिनेशन के पहले सारा सिलेबस रिवाइज करना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ विच आई वांट टू हाईलाइट इज़ रिलेटेड टू द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको जब एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको PYQ के थ्रू आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे लास्ट टाइम तक वेट करते रह जाते हैं और इस केस में वो आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से उनको ये चीज़ें एक्चुअल एग्जाम में समझ में आती हैं कि आंसर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सो इन चीज़ों का हमें पहले से ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों का हमें पहले ही इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। And the next, one of the biggest issue which many toppers has also highlighted, reading from the multiple sources, that should be avoided, because जब आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ते हैं तो एक तो ये चीज़ है कि आपका ज़्यादा टाइम लगता है और आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप एक सोर्स को ही रखिए और आप उसको अच्छे से पढ़िए, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वट एवर टाइम यू हैव सेव्ड उसको आप रिवाइज करने के लिए यूज करिए। एंड
जैसे कि एक और भी क्लासिकल मिस्टेक है कि PYQ और सिलेबस को इग्नोर करना। तो PYQ और सिलेबस आपके हमेशा गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे। तो आपको हमेशा जो अपनी जर्नी है और अपनी प्रिपरेशन है उसको हमेशा अपने PYQ और सिलेबस के सराउंडिंग ही रखिए, कभी भी उसके बाहर मत जाइए। इवन आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको हमेशा सिलेबस के जो भी पॉइंटर्स हैं आपके वो दिमाग में होने चाहिए, जो कि जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ये जानना हमारे लिए सिविल सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो जो हैविंग अ PYQ एंड सिलेबस विल ऑलवेज गाइड यू। सो फ्रेंड्स, ये सारी मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड की जानी चाहिए। और जैसे कि हमने ऑलरेडी जाना कि कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं और किन चीज़ों पे मैंने फोकस किया। सो ये मेरी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी थी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। मेरी क्या जर्नी थी UPPSC की, और उसके अलावा UPSC ने मुझे कैसे हेल्प किया इस पर्टिकुलर जर्नी में। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सक्सीड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिविल सर्विस एस्पिरेंट। थैंक यू।